शुरू करें ले जब आपने टॉपिक कल रिवाइज शुरू किया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और हमने जो बात की उसमें दो स्टैंडर्ड हमने रिवाइज की। इनिशियल मेजरमेंट में थे हम और हमने इनिशियल मेजरमेंट पे बात कर रहे थे पीपी की और हम कर रहे थे जनाब के जो इनिशियल मेजरमेंट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की इट शुड बी ऑन कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट और हमने कहा जनाब ये जो इनिशियल मेजरमेंट है ये कॉस्ट पे होगी और हम कॉस्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स पे बात कर रहे थे कि कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड हमें अभी तक जो चीज़ें हमारे ज़हन में याद है अच्छी तरह वो यही है कि कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज प्राइस माइनस रिबेट्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस एनी एक्सपेंडिचर विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन। तो हमने कहा ये एक लंबी लिस्ट है, इसमें से हम जो मेन चीज़ें थी उसको जब हम डिस्कस करने लगे तो सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बोरिंग कॉस्ट। इस पे हमने डिस्कशन की और हमने कहा जनाब यहाँ पर जो बोरिंग कॉस्ट ऐड होगी कॉस्ट के अंदर ये एज पर IS 23 दैट इज़ द बोरिंग कॉस्ट। और हमने इस पे बात की कि जनाब बोरिंग कॉस्ट कौन सी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी, ठीक, तो हम कौन से एसेट में होगी। तो हमने कहा जी बोरिंग कॉस्ट के अंदर जो मेन चीज़ें हैं जो हमें हर वक्त याद होनी चाहिए द थिंग्स विच शुड बी इन आवर माइंड ऑलवेज। नंबर 1 क्वालिफाइंग एसेट, और ये हमें पता है जनाब व्हाट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। तो हमने कहा जनाब एनी एसेट विच टेक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड टू गेट रेडी फॉर यूज़। तो इसमें मेनली ज़्यादातर PPE ही फॉल करता है बट समटाइम्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेंट्री ऐसी होती है विच टेक अ सब्सटेंशियल टाइम पीरियड तो हम उसमें भी ऐड कर देते हैं एक्सेप्शनली। देन द सेकंड थिंग हमें बोरिंग कॉस्ट के अंदर जो चाहिए जो हमें याद होनी चाहिए जो हमें पता होना चाहिए वो है पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन। पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन कि कितने टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या रखना है याद, वी शुड नो द कमेंसमेंट डेट व्हेन टू कमेंस, नंबर 1। सेकंड सीजेशन डेट, सीजेशन डेट, एंड इन दोनों के दरमियान एक टाइम पीरियड जिसको हम सस्पेंशन पीरियड कहते हैं, दैट इज अ सस्पेंशन पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट विच इज द डेट कब होगी इस कमेंसमेंट। तो हमने कहा जब एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, एक्सपेंडिचर स्टार्ट इनकरिंग एंड इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो इनकर होना शुरू हो जाए। जब ये तीनों बातें हो तो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। और सीजेशन हमने कहा जहाँ व्हेन द एसेट गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज, दैट इज़ द 2 पॉइंट जिसके दरमियान का इंटरेस्ट हमने कैपिटलाइज करना है। और इसके दरमियान अगर कोई एबनॉर्मली टाइम पीरियड जिसमें एबनॉर्मली एसेट की कंस्ट्रक्शन जो है वो रुक जाए तो उस पीरियड का इंटरेस्ट हमने कैपिटलाइज नहीं करना। तो ये इसमें थी बातें। फिर इसके अलावा आपने कहा जनाब और जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो है स्पेसिफिक बोरिंग एंड जर्नल बोरिंग। एंड जर्नल बोरिंग्स, इसमें जनाब हमने कहा जनाब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है यहाँ पर कि जो इंटरेस्ट इनकम है फ्रॉम द आइडल फंड, ठीक, वो आपने इंटरेस्ट में से या कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, ठीक, क्योंकि हम उन फंड्स का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं तो उन्हीं फंड्स की इनकम जो होगी वो फिर एसेट की कॉस्ट में से माइनस होगी, ठीक। सो इंटरेस्ट इनकम दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिक बोरिंग्स में होगी, ओके, क्योंकि इन स्पेसिफिक बोरिंग्स का जो इंटरेस्ट है पूरे फंड्स का इंटरेस्ट हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं। तो अगर उन फंड्स पे हम कोई रिटर्न अर्न करते हैं तो वो कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। और जनरल बोरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात टू रिमेंबर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट सबसे पहले। दूसरी, इसमें इंटरेस्ट इनकम वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है,
क्योंकि हम जनरल बोरिंग्स के पूरे इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ उस इंटरेस्ट को लेते हैं जो कि एसेट से रिलेट करता है। हम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर लेते हैं एसेट पे जो इनकर हुई, उसको कैपिटलाइजेशन से रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम पीरियड का इंटरेस्ट लेते हैं और एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। सो वी आर नॉट एडिंग द होल ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल बोरिंग। सो दैट्स वाई दैट इज द पॉइंट कि अगर पूरा इंटरेस्ट ऐड नहीं हो रहा तो अगर उन फंड्स पे अगर कोई आप इनकम भी अर्न कर रहे होंगे तो वो यहाँ पे माइनस नहीं होगी। स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज इट, वो जनरल बोरिंग के पे अगर इंटरेस्ट इनकम आए तो वो भी माइनस करने बैठ जाते तो सो दैट इज द थिंग। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर स्पेसिफिक बोरिंग्स के अंदर अगर आपको बताया जाए कि हमने लोन लिया है 10% पे स्टेटेड रेट या जिसको हम नॉमिनल रेट कहेंगे, ठीक, लेकिन अगर वो आपसे ये कहे कि इसका अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, अफेक्टिव रेट दैट इज डिफरेंट देन नॉमिनल रेट, फॉर एग्जांपल इट इज 12%, तो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस किस रेट पे लेंगे? आपने इफेक्टिव रेट पे लेना, ठीक। इट इज़ नॉट इन एक्चुअली इन योर सिलेबस, बट एक थोड़ी सी बात आगे की मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पेपर में कभी एग्जामिनर ऐसी शरारत कर दे तो जस्ट रिमेंबर वी हैव टू टेक अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पर था जी बोरिंग कॉस्ट। फिर हमने यहां पे एक और चीज आके कनेक्ट की और वो थी, उस दिन बारिश बड़ी हो रही थी तो मैं क्या जरा थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द गवर्नमेंट ग्रांट्स। वी जस्ट डिस्कस द गवर्नमेंट ग्रांट। अब ये IAS 23 है तो गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो IAS 20। तो जब हम IAS 20 पे आए दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट, तो सबसे पहली बात जो हमने याद रखनी है गवर्नमेंट ग्रांट्स के अंदर वो क्या है कि ग्रांट दो तरह की, दैट इज रिलेटिंग टू इनकम and relating to assets. Relating to income and relating to assets, दो तरह से हमारे पास ग्रांट है और ग्रांट को हम क्या ट्रीट करते हैं? एज ए डेफर्ड इनकम। इट इज ट्रीटेड एज ए डेफर्ड इनकम मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन हमने याद रखना है कि अगर ग्रांट जो है उसमें कंडीशन ये नहीं है कि आपने एक नॉन करंट एसेट परचेज करना है इन पैसों से, तो फिर वो ग्रांट रिलेटिंग टू इनकम। ग्रांट को जब हम इनकम रिकग्नाइज करेंगे वैसे हम इसको एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकग्निशन, हमने कहा जनाब कब होगा इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है, व्हेन टू रिकग्नाइज द ग्रांट। तो हमने कहा जनाब व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल कंप्लाई विद ऑल द कंडीशंस ऑफ द ग्रांट, सेकंड द ग्रांट विल बी रिसीव्ड। तो ये दो लाइनें जब पूरी हो जाएं तो आप ग्रांट को क्रेडिट कर लेंगे। और हम इसको क्रेडिट कैसे करेंगे? एज ए डेफर्ड इनकम। मतलब हम इसको किस फैमिली में ले जाएंगे? इट इज अ लायबिलिटी फैमिली। ठीक हो गया। अब जब हम इसको ले जाते हैं तो ग्रांट रिलेटिंग टू इनकम के बारे में आपने याद रखना है कि अगर आपको ग्रांट मिली है इन कंप्लायंस टू कंप्लाई विद द रिस्ट्रिक्शन, और अभी वो रिस्ट्रिक्शन जो आपने कंप्लाई करनी है उस पर जो कॉस्ट इनकर होगी वो आने वाले पीरियड में होगी, तो ग्रांट जो है वो अमोर्टाइज होगी। इसमें मैं लिख देता हूँ टू कॉस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन will incur in future। मतलब पहले ग्रांट आपको रिसीव हो गई है, अब ग्रांट के साथ जो रिस्ट्रिक्शंस अटैच्ड हैं उनके कंप्लाई करने में जो कॉस्ट इनकर होगी वो आने वाले पीरियड में होगी। तो फिर हम ग्रांट को क्या करेंगे? देन इट शुड बी अमोर्टाइज, फिर ये अमोर्टाइज होगा। और अगर कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी इनकर्ड है, यानी कि पहले आपने वो काम कर लिया है फिर आपको ग्रांट मिली है, ये दो डिफरेंट सूरत हाल। ये पेपर में सवाल पढ़ते हुए आपने ज़रूर गौर करना है कि जनाब जो ग्रांट मिली है गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है मुफ्त में तो ग्रांट नहीं दी ना हमें, देयर मस्ट बी सम रिस्ट्रिक्शंस अटैच्ड टू द ग्रांट जिसके साथ आपने कंप्लाई करना। अब उन रिस्ट्रिक्शंस के साथ कंप्लाई जब हमने करना है तो वो या तो हम ऑलरेडी कंप्लाई कर चुके होंगे या अभी हमने कंप्लाई करना होगा। ठीक, तो चूंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट पीछे पीछे हमारे है कॉन्सेप्ट के पूरे, तो हमें ये समझ आ जाती है कि अगर हमने अभी कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस या रिस्ट्रिक्शन जो इनकर करनी है वो फ्यूचर में होगी, तो जैसे जैसे ये कॉस्ट इनकर होती जाएगी वैसे वैसे हम इसको इनकम बनाते जाएंगे।
तो जब हम इसको अमोर्टाइज करते हैं तो जर्नल एंट्री हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L में इनकम बन जाती है, दैट इज द अमोर्टाइजेशन। ठीक, और जब ऑलरेडी इनकर्ड है तो फिर आपने इसको इमीडिएटली इनकम बना देना एट द टाइम ऑफ रिसीविंग, immediately recognize it as an income. As income. जब हम इसको immediately recognize करेंगे तो naturally cash account debit to profit and loss account, straight away P&L में income बना दें इसको, grant received, profit and loss credit, amortize करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब deferred income recognize करने की जरूरत ही नहीं। ठीक हो गया। तो एक स्टोरी जो है वो हमें ये याद रखनी है आपके पास। ठीक, अच्छा इसके बाद जनाब अगर हम देखें तो हमारे पास डिस्क्लोजर जो है वो आपको याद होगा कि अगर ग्रांट रिलेटिंग टू इनकम की हम बात करें तो हमारे पास अगर हमने इसको डेफर्ड इनकम बना दिया, ठीक, तो अब इसकी प्रेजेंटेशन जो है डिस्क्लोजर जो है SOFP के अंदर, ज़ाहिर अगर आप इसको अमोर्टाइज करेंगे तो ये SOFP के अंदर आएगा। ठीक, तो SOFP के अंदर हम इसको कहाँ पे शो करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज में और करंट लायबिलिटी, मतलब हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं बिटवीन द नॉन करंट एंड करंट पोर्शन। सो दैट इज गोइंग टू बी द डिस्क्लोजर इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास जो डिस्क्लोजर है तो हमें स्टैंडर्ड ने कहा जी दो ऑप्शन आपके पास, एक ही है कि आप ग्रांट को सेपरेटली इनकम दें और जो इस पे कॉस्ट इनकर हुई है इसकी रिस्ट्रिक्शंस कंप्लाइज करने में उसको सेपरेट एक्सपेंस दें, रिपोर्ट करें। लेकिन हम यहाँ पर नेट बेसिस पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि उस एक्सपेंस को ग्रांट इनकम के साथ आप क्या कर दें, ऑफसेट कर दें, जो बाकी बचे उसको प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट कर दें। मतलब आप यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास दो ऑप्शन है, एक है सेपरेटली, कीवर्ड याद रख लें बी, ऑफसेटिंग, याद रहेगा ना कीवर्ड से, सही हो गया जनाब, या सेपरेटली दे दें यानी कि अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट सेपरेट लाइन आइटम बता दें और दूसरा उसके एक्सपेंस भी सेपरेट लाइन आइटम, लेकिन वी कैन हैव दिस ऑप्शन एज वेल दैट इज ऑफसेटिंग। सही हो गया जनाब, याद रहेगी बात। इसी तरह जनाब वापस आते हैं हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट्स। अब जब हम गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो है इधर से इसको यहाँ से उठा लेते हैं एंड वी टेक इट हियर, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट्स। नहीं ना, इसमें भी हमें पता है जी दो सूरत हाल है, एक ये है कि आप ग्रांट को सेपरेटली रिकॉग्नाइज करें, एक ये है कि आप उसको ऑफसेट करें। ठीक, ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट्स सेपरेटली रिकॉग्नाइज करें या ऑफसेटिंग कर लें। अगर आप सेपरेटली रिकॉग्नाइज करेंगे तो हमारी एंट्री क्या बनती है, एसेट अकाउंट डेबिट, अब ध्यान से अगर मैं इकट्ठी कर दूं तो कोई मसला तो नहीं, टू कैश टू गवर्नमेंट ग्रांट, हो गया, सही है ना, ऐसे ही होगा ना। पहली एंट्री होगी कैश टू गवर्नमेंट ग्रांट, फिर आप एसेट खरीदेंगे, एसेट टू कैश, तो इकट्ठी एंट्री क्या बन गई, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश टू गवर्नमेंट ग्रांट, so that is going to be a combined entry, asset to cash to government grant, ये हमारे पास सेपरेट रिकग्निशन आ गई। ठीक, अब जब आप इसको सेपरेटली रिकग्नाइज कर लेंगे तो हमने कहा जनाब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एसेट डेप्रिसिएट होगा और गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो क्या होगी, अमोर्टाइज होगी, इट इज गोइंग टू बी अमोर्टाइज। एसेट की डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको पता है जनाब, ठीक, डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation। ठीक है, डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation। और गवर्नमेंट ग्रांट की अमोर्टाइजेशन की एंट्री भी हमें पता है जनाब, जब भी हम कर रहे थे क्या एंट्री हो जाएगी, गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, दैट इज अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। हर ईयर एंड पे ये एंट्री हो रही होगी
और बैलेंस शीट के अंदर फिर हम क्या कर रहे होंगे, एसेट की कैरिंग वैल्यू आ रही होगी और ग्रांट स्प्लिट हो रही होगी बिटवीन द नॉन करंट एंड करंट पोर्शन। तो ये अगर सारी बातें सही चलती रही तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा, ग्रांट अपने एसेट की यूजफुल लाइफ पे अमोर्टाइज होगी। लेकिन देयर इज वन थिंग टू रिमेंबर, दैट इज रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट अगर आ जाए एक्सेप्शनली तो क्या करनी है, तो हमने कहा जनाब सबसे पहले हमने देखना है कि जो ग्रांट अकाउंट है हमारे पास हमारे लेजर में, उस पर कितना बैलेंस रह गया। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, तो बाकी बैलेंस पड़ा होगा ग्रांट के ऊपर, 2 साल अमोर्टाइज हो चुकी है। सो द रिमेनिंग बैलेंस जो भी पड़ा आपने क्या कर देना, गवर्नमेंट ग्रांट को डेबिट कर देना, गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू कैश। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है तो P&L डेबिट है, अगर बैलेंसिंग साइड फिगर क्रेडिट साइड पे आ रही है तो P&L ही क्रेडिट है। सो एनी डिफरेंस बिटवीन द टू विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रीपेमेंट अमाउंट एंड द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट पर जो बाकी बैलेंस है और जो आपको पेमेंट करनी पड़ी है, उन दोनों का डिफरेंस जो है इट विल गोज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रहेगी बात। इसके बाद जनाब हमने कहा जी एक तो ये हो गया सेपरेट रिकग्निशन, एक हो गया कि ग्रांट जो है उसको आप क्या कर दें, उसको जनाब आप एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दें। ये एंट्री आपने की, इसके बाद एक और एंट्री आप करेंगे तो आप दूसरे मेथड पे आ जाएंगे, और वो क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू एसेट। अब यहां पर ये अगर आप गौर करें तो ये इनिशियल रिकग्निशन जो है उसके साथ मिल रहा है, ठीक, कि हमारे पास जब हम एसेट को इनिशियली रिकग्नाइज कर रहे हैं एट द कॉस्ट, ठीक, तो यहाँ पर अगर हम ऑफसेटिंग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ग्रांट उसकी इनिशियल मेजरमेंट में से माइनस हो जाता है, क्योंकि हम ऑफसेटिंग कर रहे हैं। जितनी ग्रांट रिसीव हुई की कॉस्ट में से क्या हो जाएगी, माइनस। इसका मतलब ये जाके कहाँ पर ओवरलैप करती है, एसेट की इनिशियल मेजरमेंट। तो इनिशियल मेजरमेंट जो है एसेट की, उसमें हम ग्रांट जो है उसको माइनस कर दे। सो गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू एसेट, ठीक। और यहां पर मैंने क्यों डिस्कस नहीं किया कि यहां पर सेपरेटली आप देखें क्या हो रहा है कि एसेट डेबिट हो रहा है, तो वो जो पैसे ग्रांट में भी आपको मिले थे उसी से भी आपने एसेट ही परचेज किया ना, तो वो बाय डिफॉल्ट उसकी परचेज प्राइस में चला जाता। तो वहां पे इस तरह फील नहीं होती बात, क्योंकि आपको ग्रांट रिसीव हुई, आपने एंट्री की कैश टू ग्रांट, फिर आपने वो पैसे और अपने पैसे मिला के क्या कर लिया है, एसेट को बाय कर लिया है। तो वो जो हम इनिशियल मेजरमेंट में परचेज प्राइस ले रहे होते हैं वो बाय डिफॉल्ट उसमें शामिल, वो बाय डिफॉल्ट उसमें शामिल है ना। सो देयर इज नो नीड कि हम ग्रांट को सेपरेटली यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, वो तो परचेज प्राइस में पहले ही शामिल है। लेकिन जब हम ऑफसेटिंग करते हैं देन इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने परचेज प्राइस में से उसको फिर माइनस कर रहे। याद रहेगी बात। तो उसको परेशान नहीं होना कि उधर तो आया नहीं इधर आ गया, तो उधर नहीं आया, उसकी जो लॉजिकल रीजनिंग थी वो मैं आपको बता रहा था कि ये इसलिए नहीं आया। इसके बाद जनाब नेचुरली एसेट, अब चूंकि ग्रांट तो ऑफसेट हो गया तो हमारे पास एक ही अकाउंट बचा और वो क्या है, एसेट। और एसेट की डेप्रिसिएशन हो जाएगी। मतलब यहां पर हम 2 एंट्रीज कर रहे थे, एसेट डेप्रिसिएट और गवर्नमेंट ग्रांट अमोर्टाइज। तो जब हम ऑफसेटिंग कर बैठेंगे तो फिर ग्रांट तो अमोर्टाइज नहीं होगी, ऐसे ही है ना। तो फिर क्या होएगा, तो फिर हम डेप्रिसिएशन होगी। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, सही हो गया जनाब। अब इस सूरत में अगर रीपेमेंट हो जाए तो फिर हमने बस सिंपली आपने याद रखना है कि एंट्री यही होने वाली है, इस अकाउंट की जगह एसेट अकाउंट आ जाएगा बस। ग्रांट का तो अकाउंट है ही नहीं उस सिचुएशन में, वो तो हम ऑफसेट कर बैठे। ऑफसेटिंग में हमारे लेजर के अंदर बिजनेस के ग्रांट का अकाउंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो हम इनिशियल मेजरमेंट के वक्त ही माइनस कर बैठे थे, जीरो कर बैठे थे। इसका मतलब अगर लेटर ऑन रीपेमेंट करनी पड़ गई तो कैश तो क्रेडिट होगा ही होगा, डेबिट किसको देना। तो हम कहेंगे डेबिट फिर उसी अकाउंट को देंगे ना जिसमें से ग्रांट माइनस हुई थी। तो वो कौन सा अकाउंट था जिसमें से माइनस हुई थी, वो एसेट अकाउंट, उसको डेबिट कर देंगे और बाकी बिल्कुल यही एंट्री बनेगी और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर के साथ डेबिट हो जाएगा। और ये वो अमाउंट होगी जो डेप्रिसिएशन बनती होगी मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक। तो बाकी डिस्क्लोजर इसका आपको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था जी हमारे पास इनिशियल मेजरमेंट में गवर्नमेंट ग्रांट और बोरिंग कॉस्ट। बड़े इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड आपने
इन दोनों में ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो सवाल जिसमें से ज़्यादा 10-11 नंबर का आ सकता है वो है बोरिंग कॉस्ट। ठीक, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसमें कैलकुलेशंस बड़ी हैं और स्पेशल एक कैलकुलेशन जो आपने याद रखनी है, जो आपने घर जाके एक दफ़ा दोबारा भी देखनी है, वो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है। तो एग्जामिनर जो सबसे ज़्यादा उसमें आपकी कंसंट्रेशन रिक्वायर कर रहा होता है, उसमें ये देखना होता है कि जो फंड्स हैं वो आपने किस तरह यूज़ किए और किस डेट से आप जनरल बोरिंग्स पे आए। तो उसमें आपको यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की वर्किंग जो है वो ज़रा ध्यान से आपने करनी है। उसका स्टैंडर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक हमेशा क्वेश्चन की कहानी से होगा कि कहानी चल कैसे रही है। वो थोड़ी सी आपने वहाँ पर उसको अपने जो ज़हन है उसको हाजिर करके जो है वो काम कर ठीक, मिटा दो इसको यहाँ से जरा। ओ यार आया ही नहीं सी कोई, मैं क्या करा दोबारा रिपीट कर। ऑनलाइन वो कह रहे सन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रिकॉर्डिंग मिस हो गई है, पता नहीं की होया। कौन? उमैर कह रहा था। हाँ मगर एंड पे उसने डिलीट मतलब पूरी वीडियो देखा ना उसने, जो कट हुआ था ना पार्ट उसने वो एंड पे रख दिया। तो मैंने दस देना सी फिर, मैं क्या कट ही हो गया, ज़ाया हो गया। मैं समझा वो खत्म ही हो गया, ज़ाया हो गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सेपरेट और ऑफसेटिंग वाला पॉइंट नहीं। आज जो हुआ है यस सर, पहले हो गया सी यार, नहीं हुआ था? हुआ था, चलो कोई गल नहीं। ले जनाब, ये था जी हमारे इनिशियल मेजरमेंट में दो जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एग्जामिनर जब पीपीई का सवाल देगा तो उसमें जो दूसरे स्टैंडर्ड मर्ज करेगा वो एक बोरिंग कॉस्ट है, दूसरा गवर्नमेंट ग्रांट है इनिशियल मेजरमेंट में। एक और तीसरी बात जो हमने उस दिन भी डिस्कस की वो ये थी डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट ये आपने जनाब याद रखनी है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इसकी मेजरमेंट किस पे है? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक हो गया, इट शुड बी एट द प्रेजेंट वैल्यू, इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट और लाइबिलिटी हम इसकी मेजर कर लेंगे। इसकी एंट्री हमने क्या की? एसेट अकाउंट डेबिट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट। सर इस पॉइंट पर ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, डिसमेंटलिंग कॉस्ट और कॉस्ट टू सेल में। नहीं वो कॉस्ट टू सेल इज टू सेल एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, जब हम उसको बेचेंगे। और वो आइस 36 में आती जब आप उसकी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल कर रहे हो। ठीक है ना, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। डिसमेंटलिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि एसेट की नेचर ऐसी है कि जब आप इसकी यूजफुल लाइफ खत्म होगी तो आपने उस जगह को रिस्टोर करना, उसको रीस्टोर करना, उसको उसी तरह करना है जैसे वो पहले थी एसेट की इंस्टॉलेशन से पहले। तो इसलिए हम उसको कहते हैं जनाब कि इनिशियल मेजरमेंट का हिस्सा बनेगा। क्योंकि अगर आप ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट वाली जो क्लॉज है इसको पूरा नहीं करेंगे तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप एसेट इंस्टॉल करें। So the commitment with the dismantling cost is necessary, is inevitable, नागुज़ीर था, इसके बगैर आप एसेट चला ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि ये फिर इनिशियल मेजरमेंट के वक्त ही एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बने, इसलिए हम इसको यहाँ पे शामिल करते हैं, दैट इज डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक, फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जनाब कल मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था कि कॉस्ट इज आल्सो इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। ये याद रखना है, ये किस वक्त इंपॉर्टेंट है? जब एसेट एक्सचेंज होता है, व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एसेट। सही हो गया। इसके बाद जनाब आगे चलते हैं मेन पॉइंट पे, एंड दैट इज सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर। इनिशियल मेजरमेंट के वक्त, इनिशियल रिकग्निशन के वक्त हम ये बात कर चुके हैं कि अगर एक ऐसा एसेट है जिसके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं और उसके कंपोनेंट्स की यूजफुल लाइफ डिफरेंट है, तो हमने कहा था उनको सेपरेटली कैपिटलाइज करेंगे और सेपरेटली डेप्रिसिएट करेंगे। ये बात आपने ज़हन में रखनी। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में हम ये कहते हैं कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो एसेट की इनिशियल मेजरमेंट के बाद है, यानी कि एसेट ने बिजनेस को बेनिफिट देने शुरू कर दिए और बिजनेस के लिए काम कर रहा है, लेकिन बाद में उसके ऊपर फिर कोई खर्चा वर्चा आप करते हैं, तो दैट इज अ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। इसमें जो जनरल रूल है वो ये है, वो आपको याद है कि जनाब अगर
एडिशनल एक्सपेंडिचर जो आप करेंगे बाद में, उसकी वजह से एसेट के जो फ्यूचर बेनिफिट्स हैं वो पहले से ज़्यादा हो जाएं तो वो कैपिटल है, अगर सिर्फ मेंटेन रहें तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, सो देयर इज अ जनरल डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहला रूल ये। अच्छा, अब दूसरी स्टोरी इसमें जो एक्सेप्शन आती है वो आपने याद रखनी है, वो जो पेपर में आ सकती है, वो क्या है? वो है रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्ट्स। ये क्या स्टोरी है जनाब? ये स्टोरी ये है, जैसे मैंने आपको कहा शुरू में, हम जब रिकग्नाइज करते हैं तो अगर एसेट के डिफरेंट पार्ट्स की यूजफुल लाइफ डिफरेंट है तो हम उनको सेपरेटली रिकग्नाइज करते हैं। अगर उनमें से कोई एक पार्ट आप रिप्लेस करते हैं तो ओल्ड पार्ट जो है वो डी रिकग्नाइज हो जाएगा और नया पार्ट जो है वो रिकग्नाइज हो जाएगा। ये इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्ट्स। ये याद रखना। इस पे इसको अलहदा से डिस्कस करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अपेरेंटली ये रेवेन्यू ही लग रहा था। उसकी वजह यह है कि इसकी वजह से एसेट की एफिशिएंसी में कोई फर्क तो पड़ता नहीं, वो तो वैसे का वैसे ही जैसे पहले था। लेकिन चूंकि ये एक्सेप्शन में फॉल करता है, ये क्यों एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है? चूंकि इनिशियल रिकग्निशन एंड मेजरमेंट के वक्त आईएस ने हमें ये गाइड किया कि अगर एसेट के कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं और उनकी यूजफुल लाइफ डिफरेंट है, दे मस्ट बी रिकग्नाइज्ड, कैपिटलाइज्ड सेपरेटली एंड डेप्रिसिएट सेपरेटली। अब इसका मतलब है कुछ पार्ट्स की यूजफुल लाइफ जल्दी खत्म हो जाएगी, उनको रिप्लेस करना पड़ जाएगा। अब जब आप उसको रिप्लेस करेंगे तो फिर क्या होगा? पुराना पार्ट जो है वो डी रिकग्नाइज हो जाएगा और नया पार्ट जो है वो रिकग्नाइज हो जाएगा। जैसे कि कॉम्प्लेक्स, इसको मैं किससे कनेक्ट कर रहा हूँ? बिल्कुल कॉम्प्लेक्स एसिड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया जनाब? ले जी, इसके बाद हमारे पास यहां से एक और जो हेडिंग निकलती है आगे, एंड दैट इज सबसीक्वेंट मेजरमेंट। सबसीक्वेंट मेजरमेंट। अब सबसीक्वेंट मेजरमेंट में हमें बताया गया जी दो मॉडल हैं, एक है कॉस्ट मॉडल और एक है हमारे पास रीवैल्यूएशन मॉडल। ले, जब हम कॉस्ट मॉडल में आते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि अंडर द कॉस्ट मॉडल एसेट की जो कैरिंग वैल्यू है इट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस accumulated depreciation माइनस इम्पेयरमेंट लॉस। ले जी, अब यहां पर आके जुड़ता है यहां पे आईएस 36 इम्पेयरमेंट लॉस की सूरत। आईएस 36 जो है वो यहां पे आके कनेक्ट होता है जब हम कहते हैं एसेट की जो सबसीक्वेंट मेजरमेंट है इट विल बी द कैरिंग वैल्यू एंड द कैरिंग वैल्यू इज कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इम्पेयरमेंट लॉसेस। कॉस्ट हम इनिशियल मेजरमेंट में डिस्कस कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन वी नो इट वेरी वेल क्या होती है। तो हमने कहा जी डेप्रिसिएशन इज एन एलोकेशन ऑफ द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो हमने कहा जी ये डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किसको फॉलो कर रही है? मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है। ठीक, अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं डेप्रिसिएशन याद रखने वाली वो ये है कि हमने कहा जी डेप्रिसिएशन चूंकि इसमें तमाम एस्टिमेट यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा जी इसमें रेजिडुअल वैल्यू एक एस्टिमेट है, यूजफुल लाइफ एक एस्टिमेट है, सिस्टमेटिक एलोकेशन एक एस्टिमेट। तो IAS 16 ये कहता है कि फिर ये जब तमाम एस्टिमेट है तो आपको ईयर एंड पे ये रिव्यू करना है कि ये जितने भी एस्टिमेट हैं क्या इनको रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है। इज देयर एनी अपडेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन? कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आ गई है जिसके रेफरेंस से आपको ये लगता है कि नाउ द एस्टिमेट नीड्स अ रिवीजन, तो आपको क्या करना है? एस्टिमेट रिवाइज कर देना। देन वी मस्ट रिवाइज द एस्टिमेट। और कब करना है? तो आपने ये याद रखना है एट एवरी ईयर एंड। एट एवरी ईयर एंड, हर साल आपको ये करना है। IAS 16 की रिक्वायरमेंट है कि हर साल पे आपको ये चेक करना है कि आपके ये जितने भी एस्टिमेट हैं जो यूज कर रहे हैं आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में, क्या वो एस्टिमेट अभी भी रेलेवेंट है? मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई नई इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है,
इन द लाइट ऑफ विच आपको जिसमें लग रहा है कि ये एस्टिमेट जो यूज़ कर रहे हैं हम ये अब रेलिवेंट नहीं है, तो आपको क्या करना है, एस्टिमेट रिवाइज कर देना। और यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब हम स्टैंडर्ड कर भी रहे थे तब भी बड़ी बहस चली इसके ऊपर, और वो ये है कि चेंज इन एस्टिमेट आएगा, और अब तो आपने आगे सेट भी पढ़ लिया, तो चेंज इन एस्टिमेट जो है उसका अफेक्ट क्या होगा, उसका अफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होगा, प्रोस्पेक्टिव। और प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है करंट एंड द फॉलोइंग ईयर। तो एक सवाल मैंने आपको टेस्ट में दिया था, अगर आपको याद हो, उसमें ये था कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू चेंज होती है, ठीक, और साथ में वो रीवैल्यू भी हो रहा होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल, ठीक। उसमें हुआ ये कि जब मैंने रेजिडुअल वैल्यू चेंज कराई उसके अंदर, तो आप लोगों ने उसका इफेक्ट उस साल को नहीं दिया, उसमें आना था कि उस साल को, करंट एंड द फॉलोइंग ईयर। अब आपने ये प्ली बनाई कि चूंकि वो ईयर एंड पे चेंज हुई है तो अगले साल पे इफेक्ट जाएगा, इस साल पे तो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि चेंज इन एस्टिमेट की जो रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, कि करंट एंड द फॉलोइंग ईयर, वो तो खराब होगी। डेप्रिसिएशन के बाद हमने इफेक्ट लिया, याद आ गया बस, ठीक। तो दोबारा पेपर में ये गलती नहीं करनी। चेंज इन एस्टिमेट इज प्रोस्पेक्टिव, एंड द प्रोस्पेक्टिव मीन जिस साल चेंज आएगा वो उस साल को अफेक्ट करेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन अपडेट तो उसी साल में हुई है ना। यहां पे भी मैचिंग चल रहा होता है कि चेंज इन इंफॉर्मेशन का इफेक्ट उस साल आएगा जिस साल इंफॉर्मेशन चेंज हुई है, भाई तो मैचिंग होनी चाहिए ना। अब आप उसको अगले साल ले जाएंगे तो इसका मतलब है ये तो मैचिंग डिस्टॉर्ट हो गई, ठीक हो गया। सो यहाँ पर एक बात ये नहायत इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है, चेंज इन एस्टिमेट, डेप्रिसिएशन के जितने भी एस्टिमेट्स हैं वो आपने क्या कर रहे हैं, रिवाइज करने। अच्छा, एक और बात है इसमें, अक्सर एग्जामिनर पेपर में, उस वक्त तो हमने इतना उस पर जोर नहीं दिया, अब आपके ज़हन ज़रा बड़े हो गए तो शायद आपको बात समझ आ रही। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, और हम इसको एक्सपेंस फॉर द ईयर बनाते हैं। नेचुरली हमारी एंट्री जनरली क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहती है, बट एक्सेप्शनली डेप्रिसिएशन कैन बी कैपिटलाइज। एम आई राइट? हो सकता है ना? नहीं हुआ नहीं अभी तक, हो सकता है ना, हो सकता है ना। अगर आपको क्वेश्चन में ये आ जाए कि हमने जनाब कंस्ट्रक्शन शुरू कर रखी है अपनी बिल्डिंग की, हेड ऑफिस की, और उसमें हम अपना ही इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं चूँकि हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी, हो सकता है ना ऐसा सिनेरियो बना ले कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ लोगों को घर बना के देते हैं, प्लाजे बना के देते हैं, तो अपने लिए भी हम खुद ही बनाएंगे फिर, ऐसे ही है। अब वो आपको कहता है कि जनाब वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे जितनी मशीनरी यूज़ हो रही है ना, वो हमारी अपनी जाती है भाई, हो गया। अब वो वहाँ पर कोई 7 महीने यूज़ हो मशीनरी, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने यूज़ हो, किस में यूज़ हुई, टू कंस्ट्रक्ट एन ओन हेड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हेड ऑफिस बना रहे हैं, है जी। इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। अब हम ये कहते हैं कि वो जो डेप्रिसिएशन मशीनरी की आएगी पूरा साल, तो उसमें से 6 महीने की डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज नहीं हो जानी चाहिए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब फॉर एग्जांपल मशीनरी की डेप्रिसिएशन 1 लाख आती है साल की, तो नॉर्मल एंट्री तो यही बनती थी P&L में 1 लाख का एक्सपेंस आ जाए, लेकिन अब की दफा मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं करूंगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, P&L डेबिट टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, 1,50,000 50,000। अब देखिए 50,000 की डेप्रिसिएशन मैंने कैपिटलाइज कर दी, क्यों कर दी, बिकॉज इट एसेट हैज बीन यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एसेट, और इसके बेनिफिट उतनी देर ही आएंगे जितनी देर हेड ऑफिस के आएंगे। और ये भी हो सकता है, अब पेपर में एग्जामिनर अगर ऐसा सिनेरियो बना दे तो आपके डेप्रिसिएशन एसेट की कॉस्ट में तो नहीं जा सकती, ये तो एक्सपेंस होता है, बंदे के अंदर बस आ जाते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, सही हो गया। तो ये एक बात आपने पेपर में याद रख ले जनाब। इसके बाद जनाब यहाँ पे जुड़ता है आगे इम्पेयरमेंट लॉस, IAS 36। और IAS 36 ये कहता है जनाब क्या कहता है भाईजान, आपने अकाउंटिंग ईयर एंड पे क्या करना है, अगर कोई इंडिकेटर्स हैं, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इफ देयर आर इंडिकेटर्स, ठीक, कहता है अगर कोई इंडिकेटर्स हैं जिसके बारे में हमें बताया गया कि ये 2 तरह के होते हैं, दे आर 2 टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, और वो कौन कौन से,
एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंडिकेटर्स। ठीक, इसका मतलब है विद इन द एंटिटी एंड इन द इन्वायरमेंट ऑफ द एंटिटी। एक्सटर्नल मीन एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस ऐसे आ रहे हैं, और इंटरनल मीन विद इन द एंटिटी। ठीक हो गया। एक्सटर्नल से बाद हमने कहा जनाब इसको याद रखने के लिए हमने सिंपली ये बात की कि ये पेस्टल, एनी चेंज इन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल फैक्टर्स में कुछ चेंज आ रहा है जो एंटिटी को एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि अगर ये एंटिटी को एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है तो हो सकता है कि एंटिटी के कुछ एसेट्स की वैल्यू जो है वो कम हो गई हो। ठीक, और दूसरा हमने यहाँ पर एक स्पेसिफिकली बात की थी जो एग्जाम में एक दफ़ा एमसीक्यू भी आ गया था, और वो था मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये क्या, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। ये क्या कहता है, कहता है अगर आप एक लिस्टेड कंपनी को देख रहे हैं और उसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, तो आप देखेंगे जो उसके टोटल इश्यूड शेयर है उसको उसकी मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो अब ये आगे कंपनी की मार्केट वैल्यू। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें जी कंपनी के मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो है 20 रुपये, ₹20 मार्केट वैल्यू पर शेयर, और कंपनी के इशूड शेयर हैं टोटल 10,000 लेट्स सपोज, तो ये कितना बन गया, तो हम कहते हैं ये बन गया जनाब कोई 2 लाख। इसका मतलब है मार्केट कंपनी को वैल्यू करती है 2 लाख की, इसकी इक्विटी को वैल्यू करती है वो 2 लाख। कहता अब आप देखें कंपनी की बैलेंस शीट में जाएं और वहां से टोटल एसेट्स की कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू ले, उसमें से लाइबिलिटीज माइनस करें, देखिए नेट इक्विटी की वैल्यू क्या आती है। अगर आपके नेट इक्विटी की वैल्यू जो है, नेट कैपिटल या नेट एसेट्स जो भी है उसको हम कह रहे हैं, अगर वो वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 लाख आ रही है बुक वैल्यू, तो स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि भाई मार्केट तो आपको कम वैल्यू कर रही है, आपकी किताबों में आपके बिजनेस की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। ये किस चीज़ की इंडिकेशन है कि देयर माइट बी सम इम्पेयरमेंट इन द एसेट्स। समझ आ रही बात? इसको हम क्या कहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। याद रहेगी बात, ले जाओ। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ठीक हो गया, वो आपको पता ही है, वो इफेक्ट करेगा इसको, चूंकि प्रेजेंट वैल्यूज कम होना शुरू हो जाएंगी तो इम्पेयरमेंट इज देयर। इंटरनल इंडिकेटर्स जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं एक्सटर्नल चेंज को। इसमें इंटरनल में सबसे पहले जो मेन फैक्टर आता है वो एक्सीडेंट है, मिस हैंडलिंग है, एक्सीडेंट है एसेट का, जिससे हमें पता चलता है कि एसेट की रिकवरेबल वैल्यू माइट बी लेस देन द कैरिंग वैल्यू। ठीक, और इसके अलावा और क्लैरिटी हमें कहाँ से आती है, जब हम ये देखते हैं कि उसके जो कैश फ्लोज जो हैं वो पहले से कम होना शुरू हो गए हैं एसेट्स के, मैनेजमेंट जो बजट कर रही है फ्यूचर प्रोडक्शन प्लान उसमें एसेट की इन्वॉल्वमेंट बड़ी कम हो गई है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि एसेट की रिकवरेबल वैल्यू माइट बी लेस देन द कैरिंग वैल्यू। ठीक, तो हमने कहा जनाब अगर इनमें से कोई इंडिकेटर है, इफ देयर इज एनी ऑफ द इंडिकेटर, तो 36 एक्टिव हो जाता है। 36 कहता है भाई इंडिकेटर है, अब आप ऐसा करें कि एसेट की कैरिंग वैल्यू को, जो कि आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको कंपेयर करें विद इट्स रिकवरेबल वैल्यू। तो जब आप कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करते हैं विद द रिकवरेबल वैल्यू, और स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर सिचुएशन ये बन गई है दैट द कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल वैल्यू, तो इसका मतलब एसेट इंपेयर हो गया, दैट देयर इज इम्पेयरमेंट। ठीक हो गया? हाँ, कैरिंग वैल्यू एक्सीडिंग द रिकवरेबल वैल्यू। तो वो मैंने जब एग्जाम्स की जो टेस्ट हुआ था तो उसमें रिकवरेबल वैल्यू तो मैंने हायर ऑफ होता है कि वैल्यू न्यू, तो उसे भी मेरा उसको कर दिया था कि लोअर ऑफ होता है। शहजादे ने सारे बस ਤੁਸੀਂ अपने उस्ताद का नाम इंज करना। रिकवरेबल वैल्यू जो है वो क्या कह रहा है, अब वो कहता है जी कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल वैल्यू, इज एक्सीडिंग। तो अगर ये सिचुएशन है तो फिर इंपेयरमेंट है। फिर वो कहता है जी ये रिकवरेबल वैल्यू किस बला का नाम, कहता देखिए आप, हमेशा मैं इसको शुरू से हमेशा ऐसे याद रखता हूँ कि नॉर्मल लाइफ में भी एसेट, जो पैसे आपके एसेट में स्टक हो गए, उसको उसमें से रिकवर करने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप उसको इस्तेमाल करते रहें या आप उसको मार्केट में जाके बेच आए। 2 ही तरह से पैसे निकल सकते हैं। ठीक, और मैं और आप इतने समझदार ज़रूर हैं
कि हम इन दोनों में से वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें ज़्यादा पैसे रिकवर होते हैं। इस तरह से याद रखते हैं आप रिकवरेबल वैल्यू। सो रिकवरेबल वैल्यू इज द हायर ऑफ, is the higher of 1 fair value minus cost to sell, and second value in use. अब ये दोनों जो वैल्यूएशंस हैं ये इज्यूम करती हैं कि पहले वाली ये इज्यूम करती है कि अगर एसेट फौरन फिल फोर बेच दिया जाए, ठीक, तो क्या वैल्यू मिलती है हमें, और अगर हम एसेट को इस्तेमाल करें तो फिर क्या वैल्यू मिलती है। अब इन दोनों में से जो हायर होगी उसी को हम रिकवरेबल वैल्यू कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब इसमें कैलकुलेशन एग्जामिनर कहाँ पे करता है, वो यहाँ करता है, वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कराता है। सही हो गया। अब इसमें जो चीज़ें याद रखने वाली है, नंबर 1 कि आप इसमें फ्यूचर कैश फ्लोज एस्टिमेट करें, और आपको याद रखना है बस सादा सी छोटी सी बात, बड़ी कॉमन सेंस बेस्ड, कि जब आप फ्यूचर कैश फ्लोज एस्टिमेट करेंगे तो हमने इस अजम्पशन पे करना है कि एसेट जिस कंडीशन में आज है, आज से जिस वक्त हम उसे इम्पेयरमेंट लॉस के लिए टेस्ट कर रहे हैं, जिस कंडीशन में ये आज है, अगर ये इसी कंडीशन में रहे तो आने वाले जो इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उस पर ही हमें कितने कैश फ्लोज देगा। अब कैश फ्लोज का मतलब है इन एंड आउट बोथ, ठीक, इन एंड आउट बोथ। अब इसमें स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप कोई भी फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिज्यूम नहीं कर सकते कि जनाब आने वाले 2 साल बाद हम इस पर फर्दर पैसे लगाएंगे जिससे इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स और बढ़ जाएंगे तो इनफ्लो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये दोनों बातें आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, ठीक। नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यस, वो आप इंक्लूड करेंगे, उसको आप माइनस करेंगे, जिस कंडीशन में वो आज है उसी कंडीशन में रखने के लिए जो नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो शामिल करेंगे, एंड अल्टीमेट रेजिडुअल वैल्यू जिस पे आप इसको बेचेंगे वो भी आप कंसिडर करेंगे एज एन इनफ्लो। तो आपके पास नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपने जो डिस्काउंट रेट लेना है इट शुड बी प्री टैक्स डिस्काउंट रेट। अगर आपको पेपर में 2 डिस्काउंट रेट दे दिए जाए तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स, तो आपने याद रखना है आपने कौन सा पिक करना है, उसमें से आपने प्री टैक्स डिस्काउंट रेट पिक करना। तो यही वहाँ पे टेस्ट है एग्जाम में कि आप कौन सा डिस्काउंट रेट लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो आपके पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू और फिर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, इनमें से जो भी हायर है दैट इज द रिकवरेबल वैल्यू, एंड इफ कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल वैल्यू तो इसका मतलब है कि देयर इज एन इम्पेयरमेंट लॉस। और ये पूरे का पूरा स्टैंडर्ड जो है 36 ये किस पे गिर्द घूमता है, ये प्रूडेंस के गिर्द घूमता है। IAS 36 बेस कॉन्सेप्ट इसके पीछे है प्रूडेंस। एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। किसी भी वक्त अगर आपको लगता है कि एसेट की वैल्यू में कमी आ गई है किसी भी ईयर एंड पे, तो आपने उसको क्या कर देना है, लॉस रिकग्नाइज कर देना। जो कि प्रूडेंस क्या कर रहा है कि लॉस उसी वक्त रिकग्नाइज कर लें जब वो फोर्सिएबल हो जाए। गॉट इट। तो जैसे ही वो फोर्सिएबल हो जाएगा आपने लॉस जो है उसको रिकग्नाइज कर लेना। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक छोटी सी बात जो आपने एडिशनली याद रखनी है। तो अभी हमने कहा जनाब इफ देयर आर इंडिकेटर्स, तो फिर ही हम एसेट को इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करेंगे। अगर कोई इंडिकेटर नहीं है देन IAS 36 की को हम कहें हरकत में नहीं आएगा, उसकी एप्लीकेशन नहीं बनेगी। लेकिन हमें यह भी बताया जाता है कि देयर आर सर्टेन एसेट्स जिनको आपने हर साल इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना। ठीक हो गया। चाहे इंडिकेटर्स हैं चाहे इंडिकेटर्स नहीं, उनको आपने टेस्ट करना। वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि इंडिकेटर्स होंगे तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी। ठीक, तो वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है गुडविल। इफ देयर इज अ गुडविल इट हैज टू बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एट एवरी ईयर एंड। गुडविल, ठीक। देन सेकंड, इंटेंजिबल्स एसेट विद indefinite useful life. Intangible asset with indefinite useful life. ठीक हो गया। ये MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, याद रखना। सही हो गया जी। ऐसे एसेट्स जिनकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं होती कि देखना कि इंडिकेटर्स है या नहीं है, आपने उनको हर हाल में इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना है।
So there are two types, the goodwill and second intangibles with indefinite useful life. तो ये था जहाँ हमारे पास मिलता मिलाता IS 36 impairment loss. ठीक हो गया जरा? तो यार आया को जल्दी चुसी भाईजान फिर ਹੁਣ मैं टॉपिक अगला शुरू करांगा तो कि खत्म हो जाना आया को जल्दी की मतलब बहुत लेट नहीं आने लगे हूँ कोशिश करके कुछ 7:15 तक आ जाए करो हैं ताकि कुछ ज़्यादा पढ़ लेना घंटा अभी बस क्या करें अभी तो जस्ट वार्म अप तो वो टाइम ख़त्म हो जाता सही है ना तो कल जल्दी आ जाइएगा कोशिश करिएगा कि जल्दी आ जाए 7:15 ताकि हम ये PPE फिर जम गया नाल साढ़े ताकि हम इसको ख़त्म कर लें वैसे 3 स्टैंड हमने इसके में रिवाइज़ कर लिए हैं लेकिन ये PPE जो है ये कल रीवैल्यूएशन है तो आपको पता है मेन गेम जो है उसकी उसी के अंदर ठीक हो गया ले जनाब थैंक यू जी